हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मजदूरी का आंतरिक निरीक्षण इंटरनल ऑडिटिंग ऑफ बेसिस के बारे में जानेंगे। जिन संस्थाओं में मजदूरों की संख्या अधिक होती है वहाँ उनकी मजदूरी के भुगतान के संबंध में छल कपट की संभावना अधिक रहती है। यहाँ अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि क्या आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था ऐसी है जिसमें छल कपट को रोका जा सकता है। मजदूरी के संबंध में प्रायः निम्न प्रकार के छल कपट होने की संभावना है। समय के आधार पर लेखे असत्य एवं अपूर्ण हो, अर्थात श्रमिक जितने दिन काम करता है उससे अधिक दिनों का भुगतान कर दिया जाए। कार्यानुसार हिसाब भी अधूरे व असत्य रखे जाएं और जिसमें जो कार्य नहीं किया गया उसका भी भुगतान कर दिया जाए। मजदूरी तालिका का योग अधिक दिखाकर आधिक्य राशि का गबन कर लिया जाए। मजदूरी तालिका में झूठे नाम दिखाकर मजदूरी को हड़प लिया जाए। ना मांगी गई मजदूरी का भी गमन किया जा सकता है। अतएव यह आवश्यक है कि मजदूरी के लिए उचित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली होनी चाहिए ताकि धोखा तथा छल कपट की गुंजाइश न हो सके। मजदूरी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को निम्न 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मजदूरी का लेखा करना, मजदूरी तालिका का बनाना, मजदूरी का भुगतान करना। समय के आधार पर मजदूरी का लेखा करने के लिए कुछ आवश्यक नियम निम्नांकित हैं। एक उत्तरदायी कर्मचारी के नियंत्रण में भली प्रकार संगठित मजदूरी विभाग होना चाहिए और रोकड़ के लेन देन से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मजदूर का हिसाब रखने के लिए कार्डों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें उसकी आय, रोजगार की शर्तों, पिछले नियोक्ता का नाम आदि बातों का उल्लेख होना चाहिए। मजदूरी की दर तथा आवश्यक परिवर्तन सदैव लिखित होने चाहिए तथा विधि पूर्वक अधिकृत होने चाहिए। समय का लेखा करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग हो सकता है। घड़ी का प्रयोग, मजदूर जब कारखाने में घुसते हैं तो प्रवेश के समय अपने कार्ड पर घड़ी के समय छपवा लेते हैं और जब कारखाने का काम समाप्त करके बाहर जाते हैं तो कार्ड पर जाने का समय छपवा लेते हैं। टोकन का उपयोग, द्वार पर लटकाए हुए बोर्ड पर प्रत्येक मजदूर आते समय अपना नंबर वाला टोकन टांग देता है और समय लेखक इन टोकनों की सहायता से प्रत्येक मजदूर के आने का लेखा एक अलग पुस्तक में कर लेता है। उपस्थिति कार्डों का प्रयोग, इन कार्डों पर नाम, संख्या, विभाग, मजदूरी की दर आदि बातें लिखी होती हैं। कारखाने में प्रवेश करते समय मजदूर अपने अपने कार्डों को बॉक्स में डाल देते हैं और समय लेखक उपस्थिति पुस्तक में उपस्थिति भर लेता है। यह भी आवश्यक है कि फोरमैन भी प्रत्येक मजदूर के समय का लेखा अपने अपने कार्य के स्थान पर करते रहें। अतः अंत में फोरमैन की तालिका तथा उपस्थिति पुस्तक का मिलान करके त्रुटियों को दूर किया जा सके। कार्यानुसार लेखा, यदि मजदूरी का भुगतान समय के आधार पर न करके कार्य के अनुसार किया जाता है तो मजदूरों में कार्य का लेखा किया जाता है। प्रत्येक मजदूर को कार्ड दे दिया जाता है जिसे कार्य कार्ड कहते हैं। जब मजदूर कोई कार्य करता है तो उसका लेखा इस कार्ड पर कर दिया जाता है। इसके पश्चात कार्य की जांच करने वाला निरीक्षक कार्ड पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। इन कार्डों के साथ साथ किन्हीं संस्थाओं में एक अलग रजिस्टर भी बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक मजदूर के कार्य का लेखा रखा जाता है। अधि समय का लेखा, किसी भी मजदूर को एक उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बिना अधि समय कार्य करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मजदूर को एक अधि समय पत्र दिया जाता है जिस पर मजदूर का नाम, विभाग, कार्य आदि का विवरण लिखा रहता है। जब मजदूर अधि समय कार्य पूर्ण कर ले तो उसका लेखा अधि समय पत्र पर लेखा कर देना चाहिए और विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर कर ले लेने चाहिए। यह पत्र पूर्ण होने पर मजदूरी विभाग में भेज दिया जाता है। बाहर जाने की अनुमति, फोरमैन या मैनेजर को विशेष कार्य के लिए ऐसी अनुमति देनी चाहिए। ध्यान रहे, यदि मजदूर निर्धारित समय से अधिक बाहर रहता है तो उसकी मजदूरी कट जाती है। मजदूरी तालिका का बनाना,
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मजदूरी तालिका का तैयार करना है। मजदूरी तालिका तैयार करने के लिए उपस्थिति पुस्तक, मजदूरी के कार्ड, कार्य कार्ड, कार्यानुसार लेखा का रजिस्टर, अधिसमय पत्र और बाहर जाने के लिए अनुमति पत्र से सहायता ली जाती है। फोरमैन का विवरण भी उपस्थिति की जांच करने में सहायता देता है। मजदूरी तालिका तैयार करने के कार्य को साधारणतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मजदूरी विभाग के कई कर्मचारियों को यह कार्य पूरा करना चाहिए ताकि उसमें त्रुटियां और कपट की गुंजाइश न रह सके। ये 4 भाग निम्न प्रकार हैं: उपस्थिति पुस्तक, कार्य कार्ड, अधिसमय पत्र इत्यादि लेखों की जांच फोरमैन से प्राप्त विवरण से करना, जिससे त्रुटियां निकल सकें। मजदूरों के नाम, मजदूरी की दर, उपस्थिति का समय, घंटों में, कर, किराया, बीमा या जुर्माना आदि के लिए कटौती का लेखा करना, मजदूरी तालिका का जोड़ लगाना और कटौती घटाने के पश्चात मजदूरी की शुद्ध रकम निकालना जो प्रत्येक मजदूर को देय हो। अन्य क्लर्क कार्य, उपयुक्त कार्य की पूर्ण जांच करना, प्रत्येक क्लर्क को जो मजदूरी तालिका के तैयार करने का कार्य करता है अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। अंत में इस पूरे लेखे के ऊपर मैनेजर, साझेदार या संचालक के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार का कार्य के अनुसार देय मजदूरी के संबंध में करना चाहिए। मजदूरी का भुगतान, मजदूरी तालिका के तैयार हो जाने के पश्चात मजदूरी की शुद्ध रकम के जोड़ के लिए एक अलग चेक लिखना चाहिए। आवश्यक रकम प्राप्त करने के पश्चात भुगतान के समय निम्नांकित सावधानियां रखनी चाहिए। मजदूरी का भुगतान उन कर्मचारियों द्वारा नहीं होना चाहिए जिनका संबंध किसी भी प्रकार मजदूरी तालिका के तैयार करने से है। प्रत्येक मजदूर को उसकी मजदूरी की रकम एक लिफाफे में रखकर देनी चाहिए। मजदूरी भुगतान के समय स्वयं मजदूर को उपस्थित होना चाहिए। फोरमैन की उपस्थिति में उसके साथ काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को भुगतान होना चाहिए ताकि भुगतान ठीक व्यक्ति को मिल सके। आगे देखते हैं क्रय और आंतरिक निरीक्षण, परचेज एंड इंटरनल चेक। प्रत्येक संस्था में सामान की खरीद करने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाता है। इस विभाग की कार्यकुशलता इस बात पर आधारित है कि न्यूनतम मूल्य पर सबसे अच्छा माल प्राप्त किया जा सके। इस विभाग के लिए सबसे सस्ता तथा बढ़िया, चीपेस्ट एंड द बेस्ट का सिद्धांत अनुकरणीय होता है। नियंत्रण की दृष्टि से क्रय विक्रय का कार्य कई विभागों में विभाजित कर देना चाहिए और सभी कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदार बना देना चाहिए। उदाहरण के लिए क्रय के पूर्ण कार्य को 5 भागों में बांटना न्याय संगत प्रतीत होता है। माल की आवश्यकता का अनुमान करना, माल के संबंध में भिन्न भिन्न व्यापारियों से माल की दर एवं अन्य शर्तों के विषय में पूछताछ करना, माल का आदेश देना, माल प्राप्त करना, उसकी गणना तथा जाँच करना, बीजक की जाँच करना, फाइल करना तथा भुगतान संबंधी कागज तैयार करना। झूठा क्रय पुस्तक में लिखना ताकि संस्था के भुगतान की रकम लेकर हड़पी जा सके। एक ही बीजक 2 बार लिखना ताकि दोबारा भुगतान कराया जा सके। लाभ को अधिक दिखाने की दृष्टि से क्रय किए माल की प्रविष्टि न करना। जो माल अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसका क्रय के रूप में लेखा करना ताकि लाभ कम दिखाया जा सके। आगे देखते हैं उधार बिक्री और आंतरिक निरीक्षण, क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक। क्रय वापसी और आंतरिक निरीक्षण, परचेज रिटर्न्स एंड इंटरनल चेक। क्रय वापसी के संबंध में एक उचित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली होनी चाहिए ताकि संपूर्ण क्रय वापसी के लिए पूर्ण क्रेडिट प्राप्त हो सके। क्रय वापसी के लिए सामग्री भंडार विभाग को एक विवरण पत्र तैयार करना चाहिए जिसमें वापस होने वाले माल का पूर्ण विवरण दिया जा सके। क्रय विभाग को इस विवरण पत्र की जांच करनी चाहिए और माल की वापसी संबंधी सलाह देने के लिए एक सलाह पत्र तैयार करके लेखा विभाग को देना चाहिए। लेखा विभाग को इस सलाह पत्र की जांच बीजक से करनी चाहिए तथा पूर्ण जांच के पश्चात क्रय वापसी पुस्तक में प्रविष्टि करनी चाहिए। जब माल बाहर भेजा जाए तो द्वार पर रखी हुई माल बाहरी पुस्तक में इसका लेखा करना चाहिए। प्रत्येक क्रय वापसी के लिए आवश्यक क्रेडिट अवश्य मिलना चाहिए। यदि
इस माल से संबंधित बीजक का भुगतान नहीं किया गया है तो सलाह पत्र में बीजक के साथ नत्थी कर देना चाहिए ताकि भुगतान के समय वापस माल के लिए आवश्यक कटौती की जा सके। यदि बीजक का भुगतान हो चुका है तो लेनदार से एक क्रेडिट नोट प्राप्त करना चाहिए और इसे उन बीजकों के साथ नत्थी कर देना चाहिए जिनका भुगतान नहीं हुआ है, ताकि अपने भुगतान में से कटौती की जा सके। ध्यान रहे कि यदि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली व्यवस्थित नहीं है तो क्रय वापसी के लिए प्राप्त क्रेडिट नोट को दबाया जा सकता है और उतनी रकम कर्मचारियों द्वारा विक्रेता को भेजी जाने वाली रकम में से काट करके हड़पी जा सकती है, क्योंकि विक्रेता को क्रय वापसी की रकम घटाकर ही शेष रकम भेजी जाती है। अब देखते हैं उधार बिक्री और आंतरिक निरीक्षण, क्रेडिट सेल्स एंड इंटरनल चेक। नकद बिक्री के लिए आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था का अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है। जहां तक उधार बिक्री का संबंध है, आदेश प्राप्त होने से लेकर बीजक ग्राहक के पास भेजने तक सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से नियमित होनी चाहिए। यह सभी कार्य विक्रय विभाग को करना होता है। आदेश प्राप्त होने पर माल उचित मात्रा में ठीक प्रकार से बंद करके ग्राहक के पास भेजना, उचित मूल्यांकन करके बीजक बनाना, विक्रय का हिसाब रखना तथा सभी प्रकार से ग्राहक को संतुष्ट करने का कार्य विक्रय विभाग का होता है। आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार इस संपूर्ण कार्य को विक्रय विभाग के सहायक विभागों में विभाजित किया गया है। आदेश सबसे पहले विक्रय विभाग में प्राप्त होता है। आदेश के प्राप्त होते ही उसका संपूर्ण विवरण जैसे तारीख, माल की मात्रा, ग्राहक का नाम, प्राप्ति समय आदि सभी बातों को आदेशित प्राप्ति पुस्तक में लिख देना चाहिए और प्राप्ति के अनुसार आदेश पर नंबर डाल देना चाहिए। इसके पश्चात इस आदेश को या इसकी प्रतिलिपि को प्रेषण विभाग में भेज देना चाहिए। प्रेषक विभाग का कार्य यह है कि माल आदेश के अनुसार गिनकर तथा सावधानी पूर्वक संभालकर बंद कर दे। प्रेषक विभाग जब माल भेज देता है तो रेलवे रसीद या जहाजी रसीद को लेखा विभाग में भेज देना चाहिए। इस विभाग में इसे बीजक के साथ ग्राहक के पास भेज देना चाहिए। जब सामान संस्था से बाहर भेजा जाता है तो द्वार पर मालवाहरी पुस्तक में इस माल का लेखा कर देना चाहिए। समय समय पर इस पुस्तक का बीजक बही में मिलान करना चाहिए। लेखा विभाग में बीजक की प्रतिलिपियों की सहायता से विक्रय पुस्तक में प्रविष्टि करनी चाहिए। बिक्री के संबंध में दो प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। विक्रय पुस्तक में बिक्री ना लिखी जाए और विक्रय पुस्तक में बिक्री बढ़ाकर लिखी जाए। इसके निम्न तरीके हो सकते हैं: झूठी बिक्री लिखना, स्वीकृति पर या बीपीपी के द्वारा या चालान पर भेजे हुए माल को जिसे ग्राहक ने स्वीकार नहीं किया है और जो बिका भी नहीं है वास्तविक बिक्री की तरह दिखाना, स्थायी संपत्ति की बिक्री को माल की बिक्री दिखाना, अगले वर्ष की बिक्री इस वर्ष में दिखाना तथा चालान वाले माल की बिक्री को वास्तविक बिक्री दिखाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।